हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसमें हमने 2011 से 2026 तक के सारे PYQs जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपने इस सीरीज़ की सारी क्लासेस अटेंड कर ली तो आपके 25+ मार्क्स आएंगे, दैट आई प्रॉमिस यू। सो मेक श्योर करिए कि आप सारी क्लासेस अटेंड करें और आप फिर इसकी रिवीजन भी करते रहो साथ ही साथ। एक बार क्लास लेने से फिर हम भूल जाते हैं, तो आप मेक श्योर करिए एक बार और आप क्लासेस अटेंड करें, या फिर आपने जो नोट्स अगर बनाए हुए हैं तो उसमें से प्रैक्टिस करें। सो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। इससे पहले भी हमने 2 पार्ट्स में कर चुके हैं। 2011 वाले हम ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये 2012 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेक श्योर करिए कि उसे जाकर आप देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज। तो मानव विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों में से विभाजित किया जाता है। किसमें ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसको बांटा गया है? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। तो साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल या फिर फिजिकल। तो इसमें आपको देखना है, इसमें आप देखोगे कि इसमें सोशल एस्पेक्ट शामिल ही नहीं है। सोशल डेवलपमेंट में भी तो हमने विभाजित किया हुआ है ना, तो इसमें फिजिकल है, स्पिरिचुअल जैसा कोई भी डोमेन नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। फिर है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, बिल्कुल सही। तो कौन से? PCES ये होता है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रहेगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं सामाजिक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को कितने 4 डोमेन्स में विभाजित किया गया है? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है तो विकास का सिद्धांत है? इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये गलत है। अगर प्याजे से पूछा हुआ है कि प्याजे के अनुसार डेवलपमेंट क्या है तो डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होगा, अदरवाइज हमेशा क्या होगा? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होगा। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, नहीं, सारी जो प्रोसेस है वो क्या इंटरकनेक्टेड है और मल्टी डायमेंशनल है। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, ये गलत है। और ऑप्शन क्या सही हो गया? सी, कि जो पेस है मतलब गति है वो सेम नहीं रहती, स्टैटिक नहीं रहती, वो चेंज रहती है। जैसे हम देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, फिर उसके बाद लैंग्वेज का डेवलपमेंट धीरे हो जाता है। तो ऐसे डेवलपमेंट जो है वो सेम पेस से नहीं चल रहा होता, कभी तेज होगा कभी धीरे होगा, लेकिन रहेगा कॉन्टिन्यूअस, सतत, हमेशा चलता रहेगा। कभी तेजी गति से बढ़ेगा तो कभी नीचे आएगा, बट चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों है ऐसा कि इंडिविजुअल अटेंशन इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? फर्स्ट में लिखा हुआ है, इट ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर। बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को डिसिप्लिन में ये नेगेटिव हो गया ना, कि बच्चों को आपको सेंटर में रखना, उन्हें एक्टिव रखना है। फिर है, लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप। ऑलवेज, अब देखो यहाँ पे ग्रुप में सीखता है, बट यहाँ पे क्या गलत हो गया? ऑलवेज, ये ऑलवेज एक एब्सोल्यूट टर्म हो गई ना, तो ऑलवेज नहीं हम यूज़ करते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। ज़रूरी नहीं है ना कि ग्रुप में हमेशा ही सीखें, हो सकता है ग्रुप में ना सीखें। अगर इंडिविजुअल आप सिखाते हो तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, तो ये हमेशा ने गड़बड़ कर दिया। फिर है, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। ये बिल्कुल सही है कि बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? ह्यूमन जो पर्सनालिटी है वो किसका रिजल्ट है? केवल एनवायरनमेंट का, केवल हेरिडिटी का, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन का, इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, आप क्या सोचते हो, कैसा व्यवहार है आपका, ये सब किसका नतीजा है? एक तो हेरिडिटी जो हमें माँ बाप से मिला होता है कि आपके आई का कलर क्या होगा, या फिर आपका टेम्परामेंट क्या होगा। किसी को बचपन से ही बहुत गुस्सा आता है
तो ये सब किसका होता है, ये हेरिडिटी के पार्ट होते हैं जो कि हमारे माँ बाप से हमें मिलता है। और एक होता है फिर एनवायरनमेंट, पर्यावरण, हम किस परिवेश में रह रहे हैं उसका बहुत गहरा जो होता है इम्पैक्ट होता है ह्यूमन पे। तो ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो क्या है, इंटरैक्शन है बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको ध्यान रखना है, ना तो एनवायरनमेंट को केवल इंपॉर्टेंस देनी है, ना तो हेरिडिटी को देनी है। ये दोनों के जो इंटरेक्शन से, जो दोनों में कनेक्शन होता है अंतःक्रिया से, जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है। सोशलाइजेशन, ठीक है, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण के अनुकूल एवं समायोजन करना, बिल्कुल सही। सोशलाइजेशन क्या है कि अडेप्ट कर रहे हो आप, एडजस्ट कर रहे हो सोशल एनवायरनमेंट में, वही तो सोशलाइजेशन हुआ ना, कि सोसाइटी के हिसाब से आप उसमें ढल रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे भी हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या लिखा हुआ है। ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, नहीं, जरूरी नहीं है ना जो सोशल नॉर्म्स फॉलो करें सिर्फ उन्हीं का तो सोशलाइजेशन नहीं हो रहा। ऐसे भी लोग होते हैं जो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, बट सोशलाइजेशन तो उनका भी हो रहा है ना, उन्होंने फॉलो नहीं किया। क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म, खुद का ही मानदंड बना लेना, ये भी गलत है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, सोसाइटी में एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है, ये भी जरूरी नहीं है ना, ये भी गलत हो गया। तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अडेप्ट करना, एडजस्ट करना खुद को सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग लर्नर्स शुड बी इनकरेज टू इंटरैक्ट विथ पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, जो यंग लर्नर्स हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए इंटरैक्ट विथ पीयर्स इन क्लासरूम सो दैट, कक्षा में छोटे शिक्षार्थियों को अपने साथियों के साथ संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ द स्टडी, वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। अच्छा, सही लग रहा है ऑप्शन, आगे भी थोड़ा सा टिक करके आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, ये नेगेटिव हो गया यहाँ पे। कंट्रोल, आपको बच्चे को कंट्रोल नहीं करना, डिक्टेटरशिप नहीं दिखानी है, बच्चे को हेल्प करना है ताकि वो सीख सके। दे कैन लर्न आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, मतलब सिर्फ आंसर लेने के लिए तो पेयरिंग नहीं की जाती है ना। फिर है द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, जल्दी से सिलेबस को कवर किया जाए, ये भी नेगेटिव था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, कि दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ द स्टडी, वो अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। जब वो अपने साथियों से, पीयर्स से बात करेंगे तो उन्हें डिफरेंट जो कल्चर से बच्चे आए हुए होंगे तो उन्हें अलग अलग जो है तो बातें पता चलेगी, अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलेगा, अलग अलग जो माइंड सेट होता है वो सब पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विथ, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी गामक अवस्था किससे संबंधित है। हमने किया था पियाजे, तो उसमें हमने पढ़ा था ना, जो ये फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, तो उसमें क्या होता है बच्चे का, वो क्या करता है, उसमें कौन सी जो आप क्या बोल सकते हो, कौन सा डेवलपमेंट जो है वो अकर होता है, या फिर उसकी विशेषता क्या होती है। फर्स्ट है एबिलिटी टू इंटरप्रेट एनालाइज, ऑप्शन सी ये गलत है, ये थर्ड और फोर्थ स्टेज की बातें हैं, ठीक है। फिर है कंसर्न अबाउट सोशल इशूज, छोटे बच्चे को क्या सोशल इशूज, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रतिरूपण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डिफर्ड इमिटेशन होता है कि जैसे बच्चे ने देखा अपने पापा को अगर दाढ़ी बनाते हुए, तो फिर थोड़ी देर के बाद खिलौनों से दाढ़ी बनाएगा, या फिर कोई उसका डॉल जो भी उसका खिलौना होगा उसका दाढ़ी बनाएगा, तो वो डिफर्ड इमिटेशन करता है। अब यहाँ पे जैसे मेमोरी लिखा हुआ है, तो क्यों, जैसे मान लीजिए अपने बच्चे के खिलौने को तकिए के नीचे छुपा दिया, तो उसे पता है कि मेरा खिलौना यहाँ पे छुपा दिया, तो यहाँ पे इसलिए मेंटल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको हमेशा आंसर ऑप्शंस के हिसाब से देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, तो कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार कर सकता है। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मोरल इशूज,
उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके, सही है। आगे पढ़ते हैं। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टेक्निक, गलत हो गया, धार्मिक तरीकों को इम्पोर्टेंस देके। लेइंग क्लियर रूल, बिहेवियर, नहीं ये भी बिहेवियरिज्म का हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि इन्वॉल्व करके उन्हें डिस्कशन में, मोरल इशूज में, मुद्दों पे चर्चा करके हम उन्हें मोरल वैल्यूज सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेवरेट फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की कौन सी विशेषता है। फर्स्ट है ऑप्शन फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, नहीं। बार बार परीक्षण। फ्लैक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, लचीली समय सारणी में बैठने की व्यवस्था, ये सही लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं और पहले। इंस्ट्रक्टिंग बेस्ड सोलोली ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, नहीं। केवल और केवल पाठ्य पुस्तकों के आधारित पर आप शिक्षण नहीं कर सकते ना। एम्फसाइजिंग ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स, ये भी नेगेटिव हो गया। तो क्यों नेगेटिव हो गया, क्योंकि आप एम्फसाइज कर रहे हो कि अच्छे मार्क्स होने ही चाहिए, तो इसलिए गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि फ्लैक्सिबल जो होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए और सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब जो सीटिंग अरेंजमेंट है, बच्चों को चेंज करते रहनी है, नहीं कि हमेशा वो पीछे जो बैठा हो हमेशा पीछे ही बैठे, तो उसको आगे भी ला के बैठाना है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्लैक्सिबल, मतलब चेंज होता रहना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ a variety of tasks to cater to the different learning styles of a learners. C is influenced by. तो एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुरूप विविध प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है। क्या लिखा हुआ है कि एक टीचर है वो वैरायटी ऑफ टास्क कैटर करती है, मतलब बच्चों को उनके हिसाब से बांट रही है टास्क को। तो वो किससे संबंधित है, क्योंकि आप देखोगे कि वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल नहीं, वो किससे संबंधित है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के हिसाब से, कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक हो सकता है ना, उसका जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट टाइप हो सकता है उसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो उसमें, या फिर हो सकता है वो उसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहा हो। तो डिफरेंट जो इंटेलिजेंस के हिसाब से उसने कैटर किया है टास्क को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factor in the learning of children। तो Vygotsky ने किस में emphasize किया था, शारीरिक में, सामाजिक में, हेरिडिटी में, फिर मोरल में। तो सोशल में उन्होंने सोशल एक्सपेक्ट में बहुत एम्फसाइज किया कि बच्चा इंटरेक्शन से सीखता है, सोसाइटी में रह के सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको Vygotsky में याद रखना है क्या, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल और लैंग्वेज, तीन चीज़ें। तो आपको Vygotsky के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। सोशल इंटरेक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज के थ्रू एक बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन, दिस रिफ्लेक्ट। एक स्कूल जो है गर्ल्स को प्रेफरेंस दे रहा है जब सोलो सॉन्ग कंपटीशन हो रहा है, तो एक क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक विद्यालय राज्य स्तरीय एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा है। ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, जेंडर बायस है, ग्लोबल ट्रेंड है, या फिर प्रैग्मेटिक अप्रोच है। तो ये क्या है, जेंडर बायस है, कि यहाँ पे गाने की बात हो रही है तो क्या किया जा रहा है, लड़कियों को ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, जेंडर बायस, लैंगिक पक्षपात। नेक्स्ट है, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो टीचर शुड। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, परीक्षणों की संख्या बढ़ा दो, ये क्या बात हुई। फिर है, इंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, सभी को समान अधिगम गति पर, ये भी गलत है। प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही है, कि विविध प्रकार के अधिगम अनुभव उपलब्ध कराए जाएं, ना कि बच्चों को चेंज किया जाए कि आप इकट्ठे यूनिफॉर्म पेस में लर्निंग करवा दो, टेस्ट बढ़ा दो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन लागू कर दो। तो आपको बच्चों को सिखाना है, उन्हें दबाना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। विद्यालय आधारित मूल्यांकन मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित होता है, स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन। विद्यालय बाह्य परीक्षा संस्थानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है, गलत।
असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, मतलब मूल्यांकन अत्यंत किफ़ायती होना चाहिए, वहाँ मूल्यांकन को भी किफ़ायती कर दिया। फिर टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज़ बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर, एग्जैक्टली कि टीचर को पता है कि लर्नर्स की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग उनका असेसमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ट्रू और फॉल्स, इजी टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कौन से क्वेश्चन होंगे? ओपन एंडेड, मुक्त, ओपन मुक्त प्रश्न जो रहते हैं, मतलब बहुत सारे उसमें क्या रहेंगे? ऑप्शंस रहेंगे। तो नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया ना। क्या होगा? ट्रू और फॉल्स, वस्तुनिष्ठ है ना, आपको टिक करना है, तो ट्रू और फॉल्स सही है कि गलत? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को रटा करके शिक्षण, नहीं, गलत है। इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वंचित समूहों के शिक्षकों को शामिल करती है। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही, कि कक्षा में विविधता का सम्मान एवं उत्सव मनाती है, कि डिफरेंट कल्चर के बच्चे होंगे, डिफरेंट एबिलिटीज़ के बच्चे होंगे, डिफरेंट प्रेफरेंस वाले बच्चे होंगे, तो सबको इंक्लूड करके समावेशी शिक्षा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि समावेशी क्लासरूम एक बनाया जाता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग ऑफ लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय, शिक्षण से अधिगम की ओर बल निम्नलिखित के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग, मतलब पढ़ाने से सिखाने की तरफ जो शिफ्ट है। अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, व्याख्यान आधारित, गलत। फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये भी गलत। अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए टीचिंग से लर्निंग पे, मतलब टीचर सेंटर्ड से आपको कहाँ जाना है? चाइल्ड सेंटर्ड की ओर मूव करना है। तो बच्चों आधारित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाकर आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड विथ अ डिसेबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल द टीचर शुड, जब कोई दिव्यांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? टीचर को डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, बच्चे के माता पिता के साथ डिस्कस करना चाहिए। सही लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट नहीं लेना है। रिफर द चाइल्ड टू ए स्पेशल स्कूल, ये भी स्पेशल स्कूल को आपको रिफर नहीं करना है। शिक्लूड हिम, उसे बच्चों से अलग ही कर दो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कि बच्चे के माता पिता के साथ मिलकर सहयोगात्मक योजना बनाना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन्स, जब कोई बच्चा असफल हो जाता है तो इसका क्या अर्थ है? कि सिस्टम फेल हो गया, व्यवस्था असफल हुई है, चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर स्टडीज, द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज द आंसर्स प्रॉपरली, द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन। इसका क्या मतलब है? कि सिस्टम फेल हुआ है, व्यवस्था में प्रॉब्लम है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब बच्चे को सेंटर में रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी पेडागोजी में चेंज करना है, अपने शिक्षण शास्त्र में चेंज करना है, ना कि बच्चे में चेंजेस लाने हैं। बच्चे में कमियां नहीं ढूंढनी है आपको, कमियां आपको अपने अंदर ढूंढनी है। तो आपने अगर इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसका अगर बच्चा फेल हुआ है तो मतलब व्यवस्था में ही कुछ दिक्कत है, वो सीख नहीं पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव मैथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज, बीजों के अंकुरण की अवधारणा सिखाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी हो सकती है? टू शो पिक्चर्स ऑफ सीड ग्रोथ, बीज के विकास के चित्र दिखाना। चित्र सिर्फ दिखाने से तो अच्छा तरीका कुछ और भी हो सकता है, देखते हैं। टू गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये भी गलत। टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, बिल्कुल सही, कि विद्यार्थियों से आप बीज बोने और अंकुरण की अवस्थाओं का अवलोकन करवा रहे हो। एक्सप्लोरेशन इज द
बेस्ट मैथड टू टीच अ चाइल्ड, तो वो खुद से करके, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बेसिकली क्या मतलब है कि आप लर्निंग बाय डूइंग से बच्चे को सिखा रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर रहा है खुद से, वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड वाइल डूइंग अ टास्क इट इज अ साइन दैट, जब कोई बच्चा कोई कार्य करते समय ऊब जाता है तो ये किसका संकेत है? चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, गलत है, नेगेटिव हो गया ना, बच्चे के बारे में नेगेटिव आपको आंसर नहीं देना है, बच्चा सीखने में सक्षम नहीं है। द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन, बच्चे को अनुशासित करने की आवश्यकता है। द टास्क मे हैव बिकम मैकेनिकल रिपीटेटिव, जो टास्क है वो क्या हो चुका है? मैकेनिकल हो चुका है, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया। तो यही ऑप्शन है कि बोर हम कब होते हैं? जब हमें मज़ा नहीं आ रहा होता, हम उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हमें अट्रैक्ट कर सके, तो वो मैकेनिकली हो गया, जैसे रोबोट्स होते हैं कि करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक डोमेन है? हमने अभी पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल। स्पिरिचुअल गलत, प्रोफेशनल गलत, एक्सपीरियंशियल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का? भावात्मक, ये इमोशनल के लिए लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब अच्छा देखो, यहाँ पे इमोशनल को अफेक्टिव लिख दिया, बट हिंदी में क्या लिखा हुआ है? भावात्मक, तो यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा, नहीं। फर्स्ट जो चरण होता है क्या होता है? प्रॉब्लम अवेयरनेस, कि आप जब आपको पता चल रहा है कोई दिक्कत है, जब प्रॉब्लम होगी तब तो फिर आप उसके लिए आगे बढ़ोगे ना, आप उसके लिए हाइपोथेसिस बनाओगे, डाटा कलेक्ट करोगे, ये सब बात के काम है। पहला जो स्टेप है वो क्या है कि समस्या के प्रति जागरूकता, की कोई प्रॉब्लम है उसमें आपको रिसर्च करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट, शिक्षार्थियों की त्रुटियां प्रायः किसका संकेत देती हैं? absence of learning, socio-economic status of the learner, how they learn, the need for mechanical drill। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि जब बच्चे गलतियां करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि वो कैसे सीख रहे हैं। बाई चांस मान लो आपने दिया एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो वो उसे मान लो लिखना है 3 + 4 7, ठीक है, और वो 3 मान लो +2 गलती से उसने लिख लिया 5, तो अगर आपने असेसमेंट ही नहीं किया तो वो तो इतना ही करके आगे बढ़ता जाएगा ना, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि उसने गलती की है। तो आपको पता चलेगा कि बच्चा कैसे सीख रहा है अगर वो गलती करेगा तो। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंड मदर टेक हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप, द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, तो जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद से अगर उसकी दादी उठा लेती हैं तो रोने लगता है, वो किस कारण रो रहा होता है? स्ट्रेंजर एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी, सोशल एंजाइटी या फिर इमोशनल एंजाइटी। तो यहाँ पे क्या है? भावात्मक चिंता है उसको, वो माँ से इतना कनेक्ट हो चुका है इमोशनली, तो उसको दूर करने पे वो रो रहा है। A teacher uses a text and some pictures of fruits and vegetables and holds a discussion with her students. The students link the details with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on, एक शिक्षिका फलों और सब्जियों के चित्रों सहित एक पाठ का उपयोग करती है तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। विद्यार्थी इन जानकारियों को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर पोषण की अवधारणा सीखते हैं। यह दृष्टिकोण किस पर आधारित है? यहाँ पे देख लो, प्रायोर नॉलेज को कनेक्ट किया जा रहा है। क्या हो रहा है? प्रायोर नॉलेज को कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि प्रायोर जो नॉलेज है उसको कनेक्ट किया जा रहा है न्यू इन्फॉर्मेशन से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है, क्रिटिकल पेडागोजी फॉर्मली बिलीव दैट, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र जो है वो दृष्टा से क्या मानता है? द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सही।
कि शिक्षार्थियों के अनुभव और धारणाएं क्या है, महत्वपूर्ण है, वो इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उनका यूज़ करके बच्चों को सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक्स वेदर द क्वेश्चन टेस्ट specifies testing objectives. He is concerned primarily about the question papers. एक शिक्षक जो है प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद यह जांचता है कि प्रश्न परीक्षण के उद्देश्यों को सही प्रकार से मापते हैं या नहीं। वह मुख्यतः प्रश्न पत्र से किस गुण के प्रति चिंतित है, कि वो जो क्वेश्चन पेपर उसने तैयार किया है वो वैलिड भी है कि नहीं, कि वो बच्चे की जो नॉलेज है उसको असेस करें। तो यहाँ पे क्या है, वैलिडिटी, वैधता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक कौन सा है। टीचर रिलेटेड पूछा हुआ है। नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस। ये लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो टीचर का फैक्टर नहीं होगा, वो लर्नर का फैक्टर होगा। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, बिल्कुल ये सिर्फ टीचर ही कर सकता है, उसको मास्टरी करना है जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, विषय वस्तु पर शिक्षक का प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर नेवर गिव्स आंसर्स टू क्वेश्चंस हरसेल्फ, शी इनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर्स, have group discussion and adopt collaborative learning. This approach is based on the principle of। एक शिक्षिका स्वयं कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह शिक्षार्थियों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है। रेडीनेस टू लर्न, एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, या फिर सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल। वो किस पे आधारित है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चे खुद से ग्रुप में निर्माण करके उसमें डिस्कस करके आंसर्स निकाल रहे हैं, वो खुद टीचर नहीं बता रही है, वो बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेट करवा रही है ग्रुप में अपने लर्निंग प्रोसेस में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सक्रिय सहभागिता इसे बोला जाता है, ठीक है। सो ये टोटल 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।